आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज ऑफ ज्योग्राफी। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। हमें जीने के लिए, ठीक है, घरेलू काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, हर जगह जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्यों पानी की कमी हो रही है। फिर हम लोग वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमें वाटर कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। फिर किस तरीके से हम लोग वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड है, लेकिन बहुत ही छोटा सा अमाउंट जो है हमें फ्रेश वाटर के रूप में मिलता है, जो कि हम अपने डेली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, फिर क्लीनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ों में जो है वाटर यूज़ होता है। और ये पानी हमें मिलता कहाँ है? ये पानी हमें जो है, एक तो सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो पानी जो है हमें रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स यहाँ से मिलता है। फिर दूसरा है हमारा ग्राउंड वाटर, जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। और बेसिकली पानी की अगर हम लोग बात करें तो पानी जो है रिचार्ज होता है, रिन्यू होता है, किस तरीके से? वाटर साइकिल के थ्रू, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या होता है कि वाटर जो है इवेपोरेट होकर, यानी कि भाप बनकर जो है ऊपर जाता है, और फिर जो है वो कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्म लेता है, और जब वो फुल हो जाता है तब वो बारिश के रूप में, यानी कि रेन फॉल के रूप में नीचे की तरफ आता है। और यही जो साइकिल होती है हमारी, वो हाइड्रोलॉजिकल या वाटर साइकिल होती है। तो जैसे कि पानी जो है हमारी अर्थ पे बहुत सारा है, लेकिन पीने के लिए बहुत ही कम है, या यूज़ करने के लिए, या फ्रेश वाटर जो है हमारे पास बहुत ही कम है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें, हर जगह जो है वाटर स्केर्सिटी, यानी कि पानी की किल्लत, पानी की कमी जो है हमें दिखाई देती है। सो अब हम लोग बात करेंगे वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की। तो वाटर स्केर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, यानी कि पानी की कमी, हमारे पास पानी इतना सारा है, ठीक है, अर्थ पे जो है पानी इतने सारे फॉर्म्स में हमारे पास है, जैसे कि ओशन हो गया, फिर सीज हो गया, रिवर्स हो गई, लेक हो गए, वेल वगैरह हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया। तो जब भी हम लोग वाटर स्केर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं, पानी की कमी की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है इजीली एसोसिएट हो जाता है कहाँ पर? उन रीजन्स पे जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, ठीक है। लो रेनफॉल यानी कि जहाँ पे कम बारिश होती है, और वो ड्राउट प्रोन एरिया होते हैं, यानी कि सूखे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ती है। और बहुत कम बारिश पड़ती है, इससे हमारे दिमाग में एक जगह का नाम एकदम से आ जाता है, और वो है राजस्थान। तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में जो है, जो वुमेन्स होती है, वो बहुत दूर दूर तक पानी स्टोर करने के लिए, पानी लाने के लिए जो है ट्रैवल करती है, और उन्हें जो है पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर स्केर्स एरिया है, वाटर की शॉर्टेज है वहाँ पर, पूरा का पूरा ड्राई एरिया। तो वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है हर जगह इक्वल नहीं है, किसी जगह पर पानी ज़्यादा है, किसी जगह पर पानी कम है। और यहाँ पे हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी की, उस वाटर की बात कर रहे हैं जो हमारा फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत ही कम है। सो मोस्ट केसेस में अगर हम लोग देखें, पानी की कमी क्यों होती है? पानी की कमी एक तो होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, फिर दूसरा है एक्सेसिव यूज़ की वजह से, और थर्ड है हमारा अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करना, फिर एक्सेसिव यूज़ मतलब ज़्यादा पानी यूज़ करना, फिर थर्ड है हमारा अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, यानी कि हर जगह पानी जो है अवेलेबल ना होना। सो वेयर इज़ देन वाटर स्केर्सिटी लाइकली टू अकर? तो ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें तो वाटर स्केर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा है कि फ्रेश वाटर जो है हमें डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेनफॉल, यानी कि बारिश।
तो बारिश के रूप में जो है हमें फ्रेश वाटर मिलता है, और बारिश के रूप में हमें कहाँ पे मिल रहा है, सरफेस रन ऑफ से मिल रहा है। यानी कि जो रिवर्स है, लेक है, जब बारिश आती है उनमें पानी भर जाता है तो वो फ्रेश वाटर हमें मिल रहा है। दूसरा ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो हमें मिल रहा है। अब देखो चैप्टर में हमें ये क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी। क्या ऐसा भी कोई रीजन है, ऐसा भी कोई एरिया है जहाँ पे पानी बहुत सारा है लेकिन फिर भी वो एरिया वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी को जो है फेस कर रहा है? तो अगर ये सिचुएशन हम लोग देखें तो काफ़ी सारी सिटीज़ इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वाटर स्केर्सिटी जो है ज़्यादातर लार्ज एरियाज़ में मतलब शहरों में जो है देखने को मिलती है, और वहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, यानी कि जो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से जो है देखने के लिए मिलती है। और क्यों देखने के लिए मिलती है? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो वाटर की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, वाटर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। खाने के लिए पानी चाहिए होगा, फिर उसके बाद डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी चाहिए होगा, फिर हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने पीने के लिए जो है अनाज भी चाहिए होगा, फूड ग्रेन भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो रही है। कहाँ कहाँ पर? स्पेशली एग्रीकल्चर में भी कहाँ, जहाँ पे ड्राई सीज़न होता है, यानी कि जहाँ की तरफ जो है पानी की कमी होती है, स्पेशली समर सीज़न में जो है बारिश तो होती नहीं है इतनी, तो हमें जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पानी कहाँ से मिलेगा? यही जो फ्रेश वाटर हमारे पास है, जो रिवर से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, लेक से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है, वही जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा। और खेतों में आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह से जो है पानी इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इरिगेटेड एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर जो है सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें जो है खाना, जितना भी अनाज वगैरह मिल रहा है, जो भी हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही है, जो भी सारी चीज़ें मिल रही है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिल रही है। सो इरिगेशन को लेकर के, पानी की कमी को लेकर के जो है पिछले कुछ सालों में कुछ चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में। ज़्यादातर लोगों ने जो है ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप उगानी स्टार्ट कर दी है, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए यानी कि खेती करने के लिए उन्हें ज़्यादा पानी पे जो है निर्भर ना रहना पड़े। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रही है। ये बच्चे किस तरीके से जो है पानी सारे में पानी है लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसे किस तरीके से पानी यूज़ करना पड़ रहा है। सेकंड, ये जो इमेज है यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से औरतें जो है बहुत ही लंबी लाइन लगा करके पानी के लिए खड़ी हो रखी है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? वाटर स्केर्सिटी के एग्जाम्पल है, यानी कि पानी की कमी के एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी हमें क्या बोल रहा है चैप्टर में कि यू मस्ट हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म फॉर इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। क्या आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि ज़्यादातर किसानों के पास जो है मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है ना कि खेतों में जो है बहुत सारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि सारे किसानों के पास अपने अपने ट्यूबवेल्स हैं तो क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जो है कम हो जाएगा, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कम हो जाएगा। और इसका एडवर्स इफ़ेक्ट कहाँ पर होगा? सारी जगहों पर होगा, स्पेशली एग्रीकल्चर में तो होगा ही होगा, और इसके अलावा जो उसके आसपास का एरिया है जहाँ पे ग्राउंड वाटर लोग यूज़ कर रहे हैं तो उन एरिया में भी पानी की कमी आ जाएगी। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस
इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनना, यानी कि प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत साल पहले स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी। और अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई गांव या गांव जो है एक शहर में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अर्बनाइजेशन भी बहुत सालों पहले स्टार्ट हो गया था, काफ़ी सारे शहर वगैरह डेवलप हुए थे। तो जहाँ पे जब इंडस्ट्री सेटअप होगी, शहर जो है बड़े बड़े उभर कर आएंगे, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब जो है शहरों में, काफ़ी सारे शहरों में जो है इंडस्ट्रियल हाउसेस वगैरह, वहाँ पर एमएनसीज देखी जाती है। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये एमएनसीज जो है बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि दूसरे देशों की होती है, लेकिन दूसरे देश में जो है उसे सेटअप किया जाता है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी जो है वो इंडिया में आए और यहाँ पर अपनी एक ब्रांच खोल ले, तो वो एक एमएनसी हुई। So the ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources. तो ये सारी जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलने की वजह से भी जो है पानी के ऊपर बहुत असर पड़ा है। तो कैसे असर पड़ा है? इंडस्ट्रीज़ को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इंडस्ट्रीज़ में अगर हम लोग बात करें तो हैवी यूज़ होता है पानी का। किस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो पावर रन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर उसके बाद काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी तो जो है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही मिल जाती है। और आजकल यानी कि इस सिनेरियो की हम लोग बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनने वाली बिजली जो है 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में देखा गया है कि लार्ज यानी कि डेंस बहुत सारी पॉपुलेशन होने की वजह से, अर्बन लाइफस्टाइल होने की वजह से उन्हें पानी की ज़रूरत और एनर्जी यानी कि बिजली की ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ती है। अगर हम लोग अपने आसपास की हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनीज़ को ही देखें जो कि शहरों में है यानी कि सिटीज़ में है, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ की तरफ जो है उनका खुद का एक ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होता है, यानी कि वहाँ पर ही जो है ज़मीन के अंदर जो है होल करके पंप वगैरह सेटअप हो रखा होता है, और उसी से जो है मोटर वगैरह फिक्स हो रखी होती है, और उसी से ही पानी जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। सबकी टैंक्स जो है यानी कि टंकी जो है उससे फिक्स हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ होगी तो ऑब्वियसली हमें पानी की दिक्कत तो होगी ही होगी। जब ग्राउंड वाटर पे ही पूरी की पूरी सोसाइटी जो है निर्भर है और वाटर रिचार्ज अगर ना हो, सपोज करो बारिश ना हो, तो क्या होगा? तो पानी की कमी तो होगी ही होगी। तो अभी तक हमने जो है वाटर स्केर्सिटी का सिर्फ एक ही पहलू देखा है, जहाँ पर हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव यानी कि किस तरीके से क्वांटिटी वाइज जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं पानी की कमी हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे पानी की क्वालिटी की, कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से भी वाटर स्केर्सिटी होती है। अब अगर हम लोग पानी पियेंगे तो गंदा पानी तो पियेंगे नहीं, हमें पीने के लिए जो है अच्छा पानी चाहिए। तो वाटर की क्वालिटी भी जो है किसी किसी एरिया में बहुत ही बेकार है। और क्यों? पोल्यूशन की वजह से, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है पानी में डाल दिया जाता है, उसकी वजह से केमिकल्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड पानी में छोड़ दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है पानी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर कहाँ की तरफ? एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स वगैरह आ रहा है वहाँ से। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, और जो पोल्यूशन वगैरह पानी में डाला जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल्स हो गए,
पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो नदियों में जा रहे हैं। और नदियों का जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो अच्छा पानी तो हुआ नहीं, उसकी क्वालिटी पूरी की पूरी बेकार हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हज़ार्डियस है, ह्यूमन बीइंग जो है उस पानी को यूज़ नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाटर जो है वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक रूरल एरियाज़ में जल जीवन मिशन यानी कि JJM जल जीवन मिशन जो है अनाउंस किया है। और ये JJM है क्या, इसका मेन गोल क्या है? द गोल ऑफ JJM इज़ टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट इंश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर at a service level of 55 liters per capita per day regularly on long term basis by ensuring functionality of tap water connection। so ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो JJM था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड में यानी कि हर एक गांव में जितने भी घर हैं वहाँ पे पोर्टेबल पाइप वाटर जो है सप्लाई करी जाए, और हर एक पर्सन को उसमें 55 लीटर यानी कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे जो है उसे पानी यहाँ पर मिले। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंडिया में रिवर्स वगैरह जो है काफ़ी सारी रिवर्स है, कोई बड़ी रिवर है, कोई छोटी रिवर है, जैसे कि गंगा होगी, यमुना होगी। तो हर एक रिवर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से जो है बहुत सारा पोल्यूशन आ गया है, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी इन रिवर्स की बहुत ही बेकार हो गई है। इसी के ही साथ साथ हम लोगों ने ये अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से पानी जो है वाटर की स्केर्सिटी हो रही है। वाटर स्केर्सिटी क्वालिटेटिव वे में भी हुई, क्वांटिटेटिव वे में भी हुई। ठीक है, कहीं पर पानी की संख्या कम है, क्वांटिटी कम है। ठीक है, जैसे किसी घर को जो है 10 पैकेट्स ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन उसे 2 पैकेट भी जो है नहीं मिल पा रहा है पानी की कमी की वजह से। दूसरा हमने देखा क्वालिटेटिव में जो है हमने ये देखा कि किस तरीके से एक एरिया में इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पानी की क्वालिटी जो है वो बेकार हो रही है। तो कैसे भी पानी की क्वालिटी अगर बेकार होती है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हज़ार्डियस होती है। हमारी फूड सिक्योरिटी भी उससे बहुत तरीके से जो है खतरे में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसी पानी से हो रहा है। जब वो गंदा पानी जो है खेतों में डाला जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा खाना भी जो है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा, जो फूड ग्रेन्स उससे जो है ग्रो करेंगे। फिर नेचुरल इकोसिस्टम भी हमारा इससे डिग्रेड हो जाएगा। पानी में जो है गंदगी जाएगी, पोल्यूशन जाएगा, तो उससे जो वाटर एनिमल्स वगैरह है, वाटर प्लांट्स वगैरह है, यानी कि जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है वो हार्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ से बहुत असर पड़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुत सारे पर्पस, तो ये बहुत सारे पर्पस के लिए रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। ठीक है, रिवर प्रोजेक्ट्स बने, और ये रिवर प्रोजेक्ट्स जो है अभी सही नहीं बने। रिवर प्रोजेक्ट्स में हमारे डैम्स आ गए। ठीक है, डैम्स के साथ हमारे एम्बैंकमेंट्स आ गए, कैनाल आ गया, जो कि इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल करे जाते थे। तो ये जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है या रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी से ही नहीं बने, ये एंशिएंट टाइम से ही जो है बनाए गए हैं। यानी कि बहुत साल पहले से जो है जो राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने जो है पानी की कमी देखी अपने अपने एरिया में, और उन्होंने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनवाने स्टार्ट किए, यानी कि पानी के स्ट्रक्चर्स बनवाने स्टार्ट किए। तो इसका जो है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1st सेंचुरी BC में श्रृंगवेरापुरा जो कि इलाहाबाद में, वहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनल बनवाया गया था। किस चीज़ के लिए? फ्लड वाटर को कंट्रोल करने के लिए गंगा रिवर में। दूसरा
चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है डैम्स बनवाए थे, लेक्स बनवाए थे, इरिगेशन सिस्टम बनवाया था अपने एरिया में, ताकि उनके एरिया में पानी की कमी जो है वो ना हो। थर्ड अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे एविडेंसेस जो है इरिगेशन के वो बहुत सारे एरियाज़ में देखे गए हैं, जैसे कलिंगा उड़ीसा में, फिर नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, वेनूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, फिर और 11वीं सेंचुरी में जो है एक लेक भोपाल में एक लेक बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था। यानी कि आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या होता है, मैन मेड लेक, जो नेचुरल नहीं है, जिसे इंसानों ने बनाया। तो ये झील जो है इंसानों ने बनाई थी। कब बनाई थी? 11वीं सेंचुरी में बनाई थी। और उसके बाद है 14वीं सेंचुरी में टैंक बनाया गया था हौस खास में, जो कि दिल्ली में है। और किसने बनवाया था इसे? इल्तुतमिश ने बनवाया था, ताकि सीरी फोर्ट, सीरी एक जगह है, ठीक है, सीरी एक शहर बनवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में, तो वहाँ पे जो है पानी की सप्लाई पूरी हो सके। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न टाइम ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की, जो कि डैम्स है। सो व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर? तो डैम्स क्या चीज़ है? डैम्स were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural field. कि डैम्स जो है क्या है? डैम्स को जो है किस लिए बनवाया गया था? इसलिए बनवाया गया था ताकि रेन वाटर को जो है यूज़ किया जा सके, उसे कलेक्ट करके जो है यूज़ किया जा सके खेतों में, एग्रीकल्चर में। जब यानी कि पानी की कमी हो तो इस वाटर को जो है खेतों में सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें डैम्स की, तो डैम्स जो है आजकल किस किस चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं? इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए और फिश ब्रीडिंग के लिए। तो इनलैंड नेविगेशन क्या होता है? इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है नदियों के रास्ते से जाना, ठीक है। नदियों के रास्ते से जो शिप वगैरह जो जाती है उसे हम लोग इनलेट नेविगेशन बोलते हैं। फिर है फिश ब्रीडिंग। फिश ब्रीडिंग का मतलब जब फिश जो है अंडे देती है और उसमें से बहुत सारी फिशेस निकल के बहुत सारी फिशेस जो है ग्रो करती है, तो उसे जो है फिश ब्रीडिंग बोलते हैं। सो डैम्स की बात करें तो आजकल डैम्स जो है बहुत सारे यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है, और इसीलिए हम लोग इसे मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। मल्टीपर्पज़। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ हो रहा है, इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, पानी सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रहा है, घरों में पानी जो है यहाँ से पहुँच रहा है, इंडस्ट्रीज़ में पानी पहुँच रहा है, फ्लड को भी कंट्रोल कर रहा है, रिक्रिएशन के लिए। रिक्रिएशन मतलब लोग जो है इसे देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ पर, नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। और इसी का ही एक एग्जाम्पल है सतलुज ब्यास रिवर पर भाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट। तो ये भाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट जो है, एक तो ये हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा ये इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है? महानदी रिवर पर है, और ये वहाँ पे फ्लड कंट्रोल करने के लिए और वाटर स्केर्सिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे जो है बनाए गए, खोले गए, ताकि पानी की कमी जो है कंट्री में कम हो सके। और यहीं पर यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है डैम की। तो डैम क्या है? अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर that obstruct, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment.
दूसरी भी डेफिनेशन दिया है, डैम रेफर्स टू द रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर। सो मोस्टली डैम्स को जो है हम लोग स्पिलवे भी बोलते हैं। स्पिलवे जहाँ पे पानी जो है एकदम फ्लो के साथ छोड़ा जाता है और कंटिन्यूसली वहाँ से पानी जो है वो गिरता है। और डैम्स को जो है क्लासिफाई किया हुआ है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि टिम्बर डैम्स भी है, एम्बैंकमेंट डैम्स भी है, मेसनरी डैम्स भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े मीडियम हाइट के काफ़ी सारे डैम्स हैं। तो डैम्स जो है होता क्या है, डैम जो है एक बैरियर है, ठीक है, जो कि फ्लोइंग वाटर यानी कि जो बहता हुआ पानी है वहाँ पे लगाया जाता है ताकि उसके पानी को रोका जा सके और उस पानी को बाद में जो है इस्तेमाल किया जा सके। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के बारे में एक बात बोली है। क्या बोली है कि डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और डैम्स को जो है मॉडर्न इंडिया का टेम्पल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसने इंटीग्रेट किया है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, साथ में विलेज की इकॉनमी को भी बढ़ाया है और इसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और अर्बन इकॉनमी जो है बूस्टअप हुई है, यानी कि उसका भी ग्रोथ हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है आ जाता है कि डैम्स को जो है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है। सो रिसेंट ईयर्स में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे लार्ज डैम्स वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट हुए हैं। और ये जो लार्ज डैम है इनकी वजह से क्या हुआ है, जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, ठीक है, रिवर डैम की वजह से जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वहाँ पे पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो हो गया है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो सेडिमेंट जो भी ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं, मिट्टी वगैरह आ रही है, कंकड़ वगैरह जो आ रहे हैं, वो क्या होता है, वो रिजर्वायर के नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। जिसकी और जब ये ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है तो वाटर का फ्लो जो है इसकी वजह से बहुत असर में आ जाता है, वाटर का फ्लो भी रुक जाता है। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि नीचे की तरफ मिट्टी आना चालू हो जाती है, पत्थर आना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है उन पे असर पड़ता है। दूसरा, डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। अब डैम्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्वेटिक फौना है यानी कि वाटर एनिमल्स वगैरह जो है उन्हें माइग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें इधर से उधर जाने में जो है डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि ये जो है डैम है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिवर थी तो यहाँ पे डैम बना दिया गया। अब यहाँ जो है फिशेस को माइग्रेट करना है तो वो इधर से इधर जा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्ट आ गया, यहाँ पे उनके जो है रुकावट आ गई है एक तरीके से। द रिजर्वायर दैट आर created on the floodplain also submerge an existing vegetation and soil leading to decomposition over a period of time। अब दूसरी चीज़ क्या है कि रिजर्वायर्स जब क्रिएट होते हैं तो फ्लड प्लेन एरिया जो है कभी कभी उसमें सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है। फ्लड प्लेन एरिया क्या होता है, जो नदी के आसपास जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, उसे जो है फ्लड प्लेन एरिया बोलते हैं। तो वो भी जो है यहाँ पे डूब जाता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है और लार्ज डैम्स, इनकी वजह से काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी जो है शुरुआत किए गए थे, जिसके कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर टिहरी डैम आंदोलन। और क्यों स्टार्ट किए गए थे, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये जो मूवमेंट थे, वो इसलिए स्टार्ट किए गए थे क्योंकि ये डैम्स वगैरह बनाने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, घर छोड़कर जाना, ठीक है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो जब उन्हें घर छोड़ना पड़ा
तो उनकी जो लैंड थी वो भी उन्हें छोड़नी पड़ी। उनका जो लाइवलीहुड था, यानी कि जो जीने का ज़रिया था, जो भी वो काम कर रहे थे, रोज़गार था उनका, वो उनसे जो है छिन गया। इसके साथ साथ जो उनकी रिसोर्सेज वगैरह जो उन्हें मिल रही थी यहाँ से, वो उनसे छिन गई। और सबसे ज़्यादा असर यहाँ पे किसका हुआ? लोकल पीपल को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे असर हुआ इन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनने की वजह से। तो इसीलिए जो है काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने ये मूवमेंट वगैरह जो है स्टार्ट किए। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट मूवमेंट के बारे में, जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट। ये एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था और इसमें जो है काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल, जो फार्मर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, ये सारे के सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए थे। और ये जो नर्मदा रिवर है वो गुजरात में, और बेसिकली इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था एनवायरमेंटल इश्यूज से, जो कि किस वजह से हुए थे? जो कि काफ़ी सारे पेड़ काटने की वजह से हुए थे। काफ़ी सारे पेड़ जो कि सबमर्ज हो गए थे डैम वाटर की वजह से। इसलिए जो है इन्होंने ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। रिसेंटली इसने जो है रीफोकस किया है कि जो भी सिटीजन्स वगैरह जो इनेबल हो गए, जो पुअर हो गए, जिनको जो है अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, जिनको जो है अलग अलग जगहों पे जाना पड़ा, जिनके पास काम नहीं रहा, जो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है ट्रॉमा में चले गए, उनको बहुत ही मतलब सदमे में आ गए, उनको जो है अपना घर छोड़ना पड़ा, उनका खेत छोड़ने पड़े। तो इस तरीके से उन लोगों को जो है वापस गवर्नमेंट जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करे, ठीक है, यानी कि उनको काम वगैरह प्रोवाइड करे, वो लोग अपनी जगहों पर वापस आके जो है रह सके। तो इन सारी चीज़ों पे नर्मदा बचाओ आंदोलन में फोकस किया गया और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर है हमारा सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की बात करें तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसी वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ सरदार सरोवर डैम जो है बिल्ड किया गया था। तो ये जो है लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है, जो कि कुछ हमारे शहरों को जो है जो हमारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं उन्हें जोड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, 4 स्टेट्स को जो है हमारे जोड़ता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और यहाँ के जो ड्राउट प्रोन एरिया है, जहाँ पे पानी की कमी है, उन एरियाओं में पानी की कमी को जो है ये पूरा करता है। सो इरिगेशन की वजह से जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में। फार्मर्स जो है अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स ये ग्रो करने लग गए हैं, जिससे इकोलॉजी हमारी जो इकोलॉजी है उस पर बहुत असर पड़ा है। सॉइल जो है सलाइन हो गई है, खारी हो गई है, ठीक है, सलाइन का मतलब होता है खारा होना। और सेम टाइम पर अगर हम लोग देखें तो सोशल लैंडस्केप भी जो है वो चेंज हो गया है। कैसे? सोशल गैप क्रिएट हो गया है रिचर लैंडलॉर्ड्स और लैंडलेस पुअर पीपल के बीच में। जो हमारे बड़े बड़े जो किसान हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, और जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो डैम्स जब क्रिएट हुए तो उसकी वजह से अलग अलग एरिया में जो है पानी प्रोवाइड हो गया। और गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में साबरमती बेसिन में जो फार्मर्स थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। एजिटेटेड का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, बहुत ही गुस्से में आ गए थे। और क्यों गुस्से में आ गए थे? So they were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban area. इसलिए गुस्से में आए थे और इन्होंने दंगे भी कर दिए थे। रॉइट का मतलब होता है दंगे, ठीक है, तो इन्होंने दंगे भी कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पानी की सप्लाई जो है अर्बन एरियाज़ को दी जा रही थी, स्पेशली ड्राउट पीरियड में। तो पानी जो है ड्राउट पीरियड में जब पानी की कमी सूखे के टाइम पर जो है अर्बन एरिया में यानी कि शहरों में जो है पानी दिया जा रहा था और गाँवों में खेती के लिए जो है पानी नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए जो है इन लोगों में बहुत ही गुस्सा आ गया। आज हम लोग जो है इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।